विजय कृष्ण साहब, एक तो दानिश शेख साहब है भाई, उन्होंने 220 रुपया ना, 220 रुपया दिया है आर्थिक सहयोग, तो उनका क्वेश्चन लेना तो लाजमी है। वो सिर्फ ये कह रहा है, फ्रॉम बैंगलोर एंड आई सॉ द इलेक्शन कैंपेन बाय ऑल पार्टीज लाइव। I want to point out the only thing our PM did not do was beg. Hope he avoids that in MP. आपको क्या लगता है कि चुनाव में तो भाई वोट मांगे ही जाते हैं लोग हाथ जोड़ के, जो कभी हाथ नहीं जोड़ता है, जो शायद आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता, आपके दरवाजे हाथ जोड़ के पैर छूने तक को तैयार रहते हैं। कई लोगों में होड़ लगी रहती है कि कौन ज्यादा पैर छुएगा। खैर, प्रधानमंत्री जी का जो मुझे ऐसा लगता है कि कहना ये चाह रहे हैं कि जो एक बेसिक उस पद की मर्यादा है उसको बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी जब वोट मांगने चलते हैं, वो ज्यादातर चुनावी मोड में रहते हैं, तो शायद वो उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आप बनारस से हैं, बनारस के आपके सांसद हैं वो, तो आप अपने सांसद को कुछ कहते नहीं है आप लोग ये कि भाई वोट मांगिए, लेकिन जरा थोड़ा हम लोगों का भी ख्याल रखिए। आप शिव की नगरी के हैं, बाबा के हाथ सब लोग लेने जाते हैं, ऐसा बाबा रिया के थोड़े ही करने लगते हैं कि ऐसे से करिए। मोदी जी का क्या रोल रहेगा आपको लगता है मध्य प्रदेश में? कर्नाटक में तो मामला बना नहीं उनका। जी आनंद भाई, देखिए मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और छत्तीसगढ़ का जो इलेक्शन है वो कर्नाटक इलेक्शन के बाद, मतलब पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के नाते और हम सब लोगों के लिए, पत्रकार वर्गों के लिए एक बड़ा दिलचस्प मोड़ ले रहा है। क्योंकि दो चीजें देखिए सर, एक बीजेपी हमेशा डबल इंजन की बात करती है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कर्नाटक में कौन सा इंजन फेल हुआ? अगर वो डबल इंजन है तो उसमें इंजन कौन सा फेल हुआ, आगे वाला कि पीछे वाला? अब मुझे नहीं समझ में आता कि गोदी मीडिया इस पर क्यों नहीं बोलती है कि भाई डबल इंजन सुनते सुनते पिछले 8 साल से, अब ये कौन इनसे पूछे कि भाई इंजन तो बताओ फेल कौन हुआ? तो वो नैरेटिव क्या मध्य प्रदेश में फिर ये चलाएंगे? ये अगर इस तरह के सवाल रेज होंगे तो फिर कौन सा इंजन फेल हुआ? दूसरा, जो अभी अभिजीत सिंह साहब कह रहे थे उसके लिए जो कम्युनल पोलराइजेशन की बात, मैं उनकी बात से सहमत हूं। देखिए, अब वो बजरंगबली, जय श्री राम, अगर प्रधानमंत्री जी, जिधर आपने आनंद भाई इशारा किया, अगर उसका वो नाम लेने का सहारा मध्य प्रदेश में लेते हैं तो वो बैकफायर करेगा। क्योंकि उनके इस पॉइंट पर, इसके इश्यूज पे जाते ही ये शुरू हो जाएगा कि अभी क्या कर्नाटक से इन्होंने सबक नहीं लिया, फिर वही शुरू कर दिए। क्योंकि देखिए, राजनीति में तो परसेप्शन का चीज होता है ना। तो अभी जिस चीज का उनका वहां बैकफायर किया, उसी वो दगे हुए कारतूस को क्या फिर यूज करेंगे? और आपने जो पहला पॉइंट किया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, तो आप शुरू से देख लीजिए। अगर थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड पे जाए तो चूंकि नागपुर और महाराष्ट्र से सटी हुई सीमाओं का जो मध्य प्रदेश में है, तो आरएसएस का महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी शुरू से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड रहा है। लेकिन एक चीज पिछले इलेक्शन में देखिए, राकेश भाई उसको ज्यादा क्लियरिफाई करेंगे, कि पिछली बार जबलपुर में 30-35 साल से वहां भाजपा का मेयर होता था, और जब वहां कांग्रेस यूनाइट होकर लड़ी, क्यों राकेश भाई, तो वहां कांग्रेस का मेयर जीता है सर जबलपुर में। ग्वालियर में सर आधी शताब्दी, विजय जी, ग्वालियर में आधी शताब्दी बाद कांग्रेस का मेयर जीता है अभी, कांग्रेस का मेयर सिंधिया जी के अपने राजमहल के आसपास। जो महाराज इनके लिए बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड थे, उनके यहाँ वो जीता। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भाजपा के लिए अजय दुर्ग है। और दूसरा, चूंकि वहां दो ही पार्टियां आमने सामने है, कोई थर्ड फ्रंट जैसी चीज वहां नहीं है, तो वो भी कांग्रेस के लिए एज है उसमें। क्योंकि तीसरी पार्टी जाती है तो थोड़ा वोट इधर उधर उठकटवा की स्थिति में रहती है। अब ये तो, अब जैसे जेडीएस का देखिए अब किस तरह से फिजिल आउट हुई। लेकिन अब मुझे लगता है कि पब्लिक जो मैंडेट भी दे रही है वो वन साइडेड दे रही है, किसी को पूर्ण बहुमत। हालांकि मध्य प्रदेश में तो उन दोनों में ही उसका चुनाव करना है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमको जो लगती है, राकेश भाई वहीं पे है, इसको क्लियरिफाई करेंगे, कि कमलनाथ जी का जो कुछ ही दिन की जो गवर्नमेंट थी और उनका जो गवर्नेंस का मॉडल था, वो धीरे धीरे बहुत चर्चा में हो गया था। उनके गुड गवर्नेंस का लोगों को, मध्य प्रदेश की पब्लिक को बहुत, मतलब उसका एक तरह से कहिए तो उसका चस्का उनको लग गया था। और जिस तरीके से गवर्नमेंट गिराई गई, तो मुझे लगता है कि पब्लिक के मन में वहां को एक कसक हो गई। और जो उनका गुड गवर्नेंस का मॉडल था, जिस तरीके से वो गवर्नमेंट चला रहे थे और जिस तरीके से माफियाओं को उन्होंने भी वहां पे शिकंजा कसना शुरू किया था,
तो उससे उनकी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही थी और ये भाजपा के लिए सबसे बड़ी बेचैनी का कारण हो गया। तो बाय हुक और बाय क्रुक जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट को वहां गिराया, उसके पीछे मुझे लगता है कि उस समय जो दिल्ली का भाजपा का हाई कमान था उसको लगा कि अगर कमलनाथ जी इसी तरह से गवर्नेंस में 5 साल तक उनका मॉडल रहा तो मुझे वहां रिपीट करना मुश्किल होगा। और महाराज तो बैठे ही थे सत्ता के लिए, मान लीजिए उनको दिल्ली का बंगला भी चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, तो उसमें उनको वो बहुत सुविधा हो गई। लेकिन पब्लिक की मेमोरी जो है, देखिए एक चीज और है भाई कि जो इस तरह से चुनी हुई की जगह जो सरकार चुराई जाती है चुनने की जगह, तो पब्लिक को उसका रिएक्शन बहुत अच्छा नहीं होता। अपवाद भले हो जाए लेकिन उसका खमियाजा अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है। और एक और है कि जैसे कर्नाटक में भी इलेक्शन में सब कांग्रेस के सब लोग कह रहे थे, आप हम सब लोग, जब हम लोग लखनऊ में भी आपके साथ गए थे तो सारे लोग यही कह रहे थे कि कर्नाटक में कांग्रेस आ रही है बहुमत के साथ। फिर भी कर्नाटक में रह रह के एक संशय होता था सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच में कि वहां गुटबाजी है। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए जो सबसे बेनिफिशियल बात है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और दोनों लोग जिस तरीके से मिल मध्य प्रदेश में 24/7 जो है वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, यह पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखिए किसी भी स्टेट में तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए इस सबसे मुफीद है, क्योंकि वहां कोई इस तरह की गुटबाजी नहीं है। और दूसरा एक हो गया तो एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है, और करप्शन के चार्जेस इस गवर्नमेंट पे भी व्यापक घोटाले से लेके आज तक बहुत ही सीवियर लगे हैं। तो लेकिन एक चीज ये सही है कि कांग्रेस को कर्नाटक की जीत के बाद मतलब ये मान के चलना कि नहीं हम बड़े आसानी से जीत जाएंगे, ऐसा युद्ध में होना भी नहीं चाहिए, उसमें रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन कर्नाटक के इलेक्शन का सबसे बड़ा जो सुखद परिणाम है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह हुआ है। नेता तो अपनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन जो आम वर्कर होता है पार्टी का, जब किसी स्टेट में उसकी पार्टी जीतती है उसका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। जो अभी तक ये स्थिति थी कि मोदी जी अपराजेय है, मोदी जी को कोई चुनाव नहीं हरा सकता है। आप ही के शो पे अभय दुबे जी ने कहा था कि हम चुनाव का देवता मान लेंगे मोदी जी को अगर कर्नाटक जीतती है बीजेपी को। तो कांग्रेस के लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस तो ऐसा है नहीं कि उत्तर प्रदेश वाली हाल वहां नहीं है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत। जैसे हमारी यूपी में तो कांग्रेस अभी कह लीजिए तो अभी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आपने पिछले लोकल बॉडीज के इलेक्शन में आनंद भाई देखा होगा, यहाँ पर भाजपा जरूर 17 नगर निगमों में जीती है, 17 नगर निगम में ईवीएम से हुआ और जहां जहां और बाकी सब जगह बैलेट पेपर से हुआ। लेकिन अगर बसपा और सपा की सीटों को मिला दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज में तो वो बीजेपी से कम नहीं है। तो यहाँ पर सपा भी बहुत स्ट्रांग होकर उभरी है नीचे, उसका संगठन भी उस बहाने बहुत मजबूत हुआ है। और आपको बताया हमारे चंदौली में जहां से महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, वहां से तो लोकल बॉडी में निर्दल जीता है और मुगल सराय में एक किन्नर ने हरा दिया भाजपा को। और उसके हारने के बाद वहां जबरदस्ती रिकाउंटिंग करके उसको 400 वोट से हराया जा रहा था, तो उन सबों ने इतना विद्रोह कर दिया कि प्रशासन भाग खड़ा हुआ, फिर उसकी जीत डिक्लेयर करनी पड़ी उनको। तो कर्नाटक इलेक्शन के बाद ये सब चीजें भी जो हुई हैं, ये बड़ी जबरदस्त तरीके से तो पब्लिक के अंदर एक उत्साह होता है ना, जो उसके सपोर्टर हैं पार्टियों के। तो मध्य प्रदेश में यह फैक्टर भी बहुत बड़ा होगा कि कांग्रेस वर्कर जो है वो पूरे उत्साह से इस समय लबालब है कर्नाटक के इलेक्शन के बाद। और एंटी इनकम्बेंसी तो शिवराज सिंह की है ही है। और दूसरा ये है कि जो अब जैसा कि वो अभी 5 गारंटी उन्होंने दिया कर्नाटक में, तो अब उसके जवाब में जैसा वो सिंह साहब बता रहे थे कि वो यहाँ पर शिवराज सिंह जी भी बता रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस एक्ट कर रही है और ये रिएक्ट कर रहे हैं। उसके एक्शन के अगेंस्ट में बीजेपी रिएक्ट कर रही है। तो देखिए जब आप रिएक्शन मोड में आ गए तो जो एक्ट करता है एज उसी को होता है। तो अब जब नैरेटिव कांग्रेस सेट कर रही है वेलफेयरिज्म का, तो उस पर बीजेपी का बिल्कुल ठीक कहा आपने सिंह साहब ने कि भाई 5 साल आप क्या करते रहे। जब कर्नाटक का मॉडल देख के आपको याद आया क्या आपको, तो वो चीज उनको फेवर नहीं करेगी, वो कांग्रेस के हित में ही जाएगा। भाई 5 साल आप थे तो दिए नहीं, अब कांग्रेस आके कह रही है देने की, तो आप कह रहे हैं कि तब हम भी देंगे। और देखिए राजस्थान में जो लोग कह रहे हैं कि बहुत टफ स्थिति होगी बीजेपी कांग्रेस की, लेकिन जो राइट टू हेल्थ
आज मेरी जयपुर में कुछ लोगों से बात हो रही थी, राइट टू हेल्थ और जो गैस सिलेंडर वहां 500 में वहां दे रहे हैं वो, तो आखिर उसके जवाब में फिर बीजेपी क्या जवाब देगी, क्या उसका काउंटर करेगी? तो अब जब इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होगी, और कम्युनल पॉलिटिक्स कर्नाटक में औंधे मुंहगिरी है मोदी की, बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो औंधे मुंहगिरी है। तो अब जब इश्यू बेस होगा तो उस पर बीजेपी जब रिएक्ट करेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो पब्लिक में बहुत ज्यादा जो है वो ग्राह्य होगा। जी हाँ विजय जी, एक चीज आपसे प्रश्न था, फिर मैं एक और प्रश्न मुझे मेरे मन में है, उसको भी मैं पूछ लूं आपसे। एक आप अच्छा संकेत देख रहे हैं कि कम से कम चीजें थोड़ी ग्राउंड पे जो इश्यूज है उस पे आती जा रही हैं। अब लोग बात कर रहे हैं कि भाई महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, महिलाओं, बनस्पत वो हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, राष्ट्रवाद, फलाना, तो ये धीरे धीरे एक हमारे हिसाब से तो एक अच्छा वो है, ट्रेंड है। लेकिन आपको क्या लगता है कि नहीं, मौका आने पे फिर बीजेपी अपना पुराना ही हथियार इस्तेमाल करेगी, या वो कुछ आगे सोच के अभी तक के जो काम किए हैं, आगे जो काम है, कुछ कॉन्क्रीट बात करेगी? विजय जी। जी नहीं आनंद भाई, देखिए दो चीजें, जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया वो बागेश्वर धाम वाले संत जी का, कि वो बिहार से लेके और मध्य प्रदेश तक कथाएं कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये बीजेपी का डेस्परेशन है, क्योंकि जिस इश्यूज को कांग्रेस अब खड़ा कर रही है, कर्नाटक से शुरू जो किया है उसने, तो उन इश्यूज पे बीजेपी लगता है कि सफल नहीं हो पाएगी, तब ये फिर एक सहारा ले रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कर्नाटक में एक प्रमुख चैनल के पत्रकार ने एक जगह कहा, उन्होंने 18 जिलों का दौरा किया और उन 18 जिलों में उनका ये कहना था कि कांग्रेस का न कोई झंडा था, न पोस्टर था, न बैनर था, न कोई रैली हुई, लेकिन पब्लिक जो है वो मन बना चुकी थी वहां की। अब जनता के अंदर जिधर आपने इशारा किया कि क्या अब इश्यूज जो है, मूल इश्यूज जो है पब्लिक के, उस पर क्या लोग फोकस कर रहे हैं? तो जब पब्लिक उस पर अपना ध्यान देने लगेगी, दे रही है, कर्नाटक इलेक्शन से तो यही संकेत आ रहा है, तो उसमें फिर ये नहीं चल पाएगा जो कम्युनल, इसीलिए इनका कम्युनल एजेंडा जो है औधे मुंह गिरा है। मतलब कम्युनल पोलराइजेशन करने के लिए कर्नाटक में किस किस भाषा का नहीं प्रयोग किया गया है, किस तरह से वहां पे कंपेन नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने उसको पूरी तरह से नकारा है, क्योंकि अपने बेसिक इश्यूज पे जनता अब जो है वो चाहती है डिस्कोर्स। तो मध्य प्रदेश में जो मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में जो पिछली बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, तो क्या बीजेपी उसमें नहीं कम्युनल इश्यूज में भी हिंदू, देखिए हिंदू मुसलमान करे या ना करे, लेकिन हिंदू सेंटिमेंट को वो उस तरह से उभारने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि वहां पे मुसलमानों के खिलाफ तो बहुत कुछ नहीं बंद कर पाता है, लेकिन हिंदू सेंटिमेंट को वो उस तरह से उभारने की कोशिश निश्चित करेगी। लेकिन मेरा अपना मानना है, जो कर्नाटक इलेक्शन का मैं बार बार कह रहा हूं, जो इंडिकेशन है जनता का, तो मध्य प्रदेश में अब की बार बीजेपी को नाको चने चबाने पड़ेंगे। और अगर चुनाव के दरमियान, देखिए जब उनके बड़े लीडर्स छोड़ के अभी गए हैं, जैसे वो जोशी गए हैं, दीपक जोशी, देखिए जब बड़े लीडर इस तरह के तभी पार्टियों को छोड़ते हैं जब उनका भविष्य उसमें कुछ न कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसे कोई नहीं छोड़ता है पार्टी को, और कल को छोटे मोटे नेताओं को तोड़ के ले जाए तो उससे कोई बहुत नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जब बड़े लीडर्स छोड़ के जाते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि हवा का रुख किधर है। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए स्थिति बेहतर है इन सब चीजों।